तो हमारे ऐद के आप जानते हैं ना मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, ऐद साज एक्टर हमारे, आप मुनव्वर सईद साहब को जानते हैं ना, ठीक है। ये जो एक लड़का सा बीच में बैठा हुआ है 18 साल का, टीवी से लेके फिल्म एक तहलका मचाया है, इनका नाम क्या है ये जो बीच में बैठा हुआ है? अच्छा, मतलब तुम तो अच्छे खासे लोग हो यार, तो बस तुम लोग अब आपस में शुरू हो जाओ। तो सर मैं निकल रहा हूँ। ऐसन एनर्जी एक 18 साल के नौजवान वाली रखना, वरना मैं आके टेक ओवर कर लूंगा। प्लीज आप आइए, प्लीज आप आइए। ठीक है जी, सी यू। सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का, और मैं अहमद शाह साहब का, आर्ट्स काउंसिल का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मद्दू किया इस ज़बरदस्त काम के लिए, जहाँ पे इतने सीनियर आर्टिस्ट का जब नाम लिया गया कि इस पैनल में मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जावेद शेख साहब और मुनव्वर सईद साहब मौजूद होंगे, तो मुझे यहाँ पे इसलिए मैं आया कि जब इतने सीनियर एक्टर्स, इतने सीनियर आर्टिस्ट आपके साथ मौजूद होते हैं तो आप यकीनन इनसे कुछ सीख के निकलते हैं। और फिर मुझे ऑडियंस, यकीनन इस फेस्टिवल की जो ऑडियंस है वो कमाल है। हम लोग देख रहे हैं किस तरह जौक दर जौक लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे जो तीनों लेजेंडरी आइकॉनिक आर्टिस्ट हैं, इनके लिए ज़ोरदार तालियाँ बजा दी जाएँ। खुशकिस्मती कि आज मैं इस शो को, इस सेशन को कंडक्ट कर रहा हूँ। एक फॉर्मल गुफ्तगू शुरू होने से पहले रिसेंटली, तकरीबन परसों की बात है, मैं एक और फेस्टिवल में था। तहबीब एक फेस्टिवल है जो दुबई में हुआ, वहाँ पे जावेद अख्तर साहब और बहुत से और लोग मौजूद थे। तो उन्होंने भी जिस तरह से वो हमारे आर्टिस्ट की, हमारे राइटर्स की, हमारे एक्टर्स की और हमारे जो शायर हैं और जितने भी हदायतकार और जो भी लोग तख्लीक का काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ वहाँ पे दुबई में भी मैं सुन के आया और बड़ी खुशी होती, बड़ा फ़ख्र महसूस किया कि इन लोगों के नाम दुनिया भर में जाने भी जाते हैं और हम लोग इन्हीं से सीख के आगे चलते हैं। मैं जब इस फील्ड में आया और कराची में तकरीबन पिछले 12 साल से मौजूद हूँ, तो कराची के बारे में पहले शुरू करने से पहले सेशन को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये सुना था और कहा जाता था कराची एक ऐसा शहर है जो सबको अपने अंदर समो लेता है। और वाकई यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ शहरों से, यकीनन हम सब पाकिस्तानी हैं और हमेशा यूनिटी की बात करनी चाहिए। सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि इंसानियत की बात करनी चाहिए। लेकिन कराची शहर में ये ख़ासियत तो यकीनन है कि ये बहुत से लोगों को अपने अंदर समो लेता है और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कराची में भूखा सोता हो, ये बात तो तय है। तो जनाब कराची के लिए ज़ोरदार तालियां। और मुझसे सवाल ये किया गया कि मोहब्बत और इश्क पर मबनी कहानियाँ बनती हैं, तो मेरी नाक़िस सी जो नॉलेज है, मेरे इल्म के मुताबिक मैंने उनसे ये कहा कि मोहब्बत असल प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हम उर्दू को साथ साथ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो मुनव्वर सईद साहब असल प्रोनाउंसिएशन मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है। जो लफ्ज़ मोहब्बत आप बेहतर जानते हैं। तो मोहब्बत में ये कहा जाता है कि कोई आपका हो जाए, और इश्क वो चीज़ है जिसमें ये कहा जाता है कि आप किसी के हो जाएं। तो मुझे ऐसा लगा कि इश्क की जो कहानियाँ हैं वो हमें ज़्यादा सुनानी चाहिए, क्योंकि इश्क में आप किसी के हो जाते हैं तो उसमें कोई लालच नहीं होता। जिस तरह सिराज औरंगाबादी साहब का एक शेर है, ख़बर तहय्युर इश्क सुन, ना जनू रहा ना परी रही, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। तो जो यकजा होने का एक पैगाम है इश्क में, हमें वो कहानियाँ सुनानी चाहिए ताकि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में एक ऐसा अमन का, मोहब्बत का पैगाम जाए कि हम सब यकजा हो के सोचें। तो जनाब मैं गुफ्तगू, मेरे साथ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब कराची के हैं, कराची से अपने करियर का आगाज़ किया, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए। तो मैं चाहूँगा कि कराची शहर के बारे में और अपने करियर के बारे में जो ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, आप क्या बताना चाहेंगे? कोई ख़ास वाक़या, आपका करियर भी हमारे सामने है, आपकी सारी मेहनत, आपका काम सब लोगों ने देखा, पूरे मुल्क में सराहा जाता है, दुनिया भर में
आज तक आपके डायलॉग्स, आपका अंदाज़ जो है वो वैलिड भी है, मशहूर भी है और बड़ी मोहब्बत लोग करते हैं, तो क्या कहेंगे कुरैशी साहब आप यहाँ पे? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आर्ट्स काउंसिल कराची, उनके रूह रवा अहमद शाह साहब और उनके तमाम स्टाफ, अहमद शाह साहब के लिए एक नारा लगाइए, अहमद शाह। मैं इसलिए ये नारा लगवा रहा हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को हुकूमतों ने इतनी अहमियत नहीं दी जितनी अहमद शाह साहब ने आर्ट्स काउंसिल के हवाले से दी है। कराची के बारे में आपने बात की। मेरी जन्मभूमि तो हैदराबाद सिंध है, वैसे मेरे बड़ों का गांव तो सेवन शरीफ, हम हज़रत कलंदर शहबाज रहमतुल्लाह अलैह की नगरी के नाल नशीनों में बैठने वाले। और कराची में मैं ये बताऊँ, मेरी पहली फिल्म सिंधी में थी, उसका नाम था परदेसी, उसमें मैं साइड हीरो था। उसके बाद उर्दू के हवाले से, क्योंकि ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जहाँ अदीब, शुअरा, दानिश्वर और ये तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात, अभी ज़हरा निगाह साहिबा अपना कलाम पेश करके गई हैं, उनके ऊपर हमारा बैठना तो दरअसल हमें ज़ेब नहीं देता। वो बहुत बड़ी ये हिफ्ज़ मरातिब के भी ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ, लेकिन बहरहाल हमने अपनी बात करनी है। तो मेरी उर्दू में पहली फिल्म थी लाखों में एक। लाखों में एक, जी हाँ, जी हाँ। लाखों में एक। हालांकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि मेरी मादरी ज़बान सिंधी है, तो मैं उर्दू कैसे बोल रहा हूँ। हमने उर्दू न पढ़ी न सीखी, हमने उर्दू फिल्मों में ही से सीखी थी। वो दौर जब 50s का था और इंडिया की फिल्में भी आती थी जी, जिसमें उस दौर के लेजेंड आर्टिस्ट भारतीय और पाकिस्तानी भी, भारत के जो होते थे, दिलीप कुमार से लेकर राजेंद्र कुमार तो राज कपूर तो अशोक कुमार तो सुनील दत्त, ये तमाम शुस्ता उर्दू बोलते थे। जी हाँ। हालांकि भारत के फनकार अक्सर शुस्ता उर्दू उनकी ज़बान में नहीं है, मुनव्वर सईद इस बात को बेहतर जानता है। तो उर्दू हमने उन्हीं से पढ़ी, फिल्मों ही से सीखी उन्हीं को। और फिर हमारे पाकिस्तानी जो लेजेंड एक्टर्स थे, संतोष कुमार, और फिर कराची ख़ास तौर पर, कराची जहाँ 5 स्टूडियोज़, फिल्म स्टूडियोज़ था, आज एक भी नहीं है, जहाँ से उठान हुई थी वहीद मुराद की। वहीद मुराद के लिए तालियां। वहीद मुराद, जावेद शेख, ज़ेबा, दीबा, कमाल ईरानी, निराला, और मौसीकी में सुहेल राना ने क्या क्या कंपोज धुनें दी हैं, और खलील अहमद, और इस तरह के और टेक्नीशियंस में बड़े बड़े लोग आज न स्टूडियो है न उनके सानी तो ज़रूर सानी तो हो नहीं सकते, लेकिन टैलेंट है हमारे पास। आर्टिस्टों का जो यूथ है, जो जवान है, उनमें बड़ा टैलेंट है, लेकिन उनको मौक़े नहीं हैं अपने टैलेंट को इस्तेमाल करने के। सही, आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म्स कम हैं, मौक़े कम हैं, ज़्यादा होने चाहिए। इंशाल्लाह काम हो रहा है, वी होप एंड हम दुआ गो भी हैं काम बढ़ता रहे। शेख साहब, मैं रोमांस की बात कर रहा था और आपने बहुत, जी हाँ, हेलो, रोमांस में मैं क्यों याद आया? रोमांस सारी दुनिया करती है, आप मुझ पे क्यों अटक गए? इश्क की बात शेख साहब, इश्क, मुझे इश्क हो गया है। आप पूछो किससे? अपने मुल्क से। क्या बात है शेख साहब। कराची से आपकी स्ट्रगल शुरू हुई, आपने अपने इनिशियल डेज में कराची में काम किया, यहाँ से आप गए स्टूडियोज़ में और आपने माशाल्लाह इंटरनेशनल काम भी इतना किया दुनिया भर में, लेकिन आपके काम में आपका मुल्क नज़र आता रहा, ये बड़ी खूबसूरत एक बात रही। और यू मेड अस प्राउड, यू ऑलवेज डन सच ग्रेट वर्क। और हम जो जूनियर एक्टर्स हैं, हम लोग हमेशा आपकी मिसाल देते हैं काम में,
आपके अंदाज में, आपके स्टाइल में, आपके कपड़े पहनने के अंदाज में, आपकी अदाकारी का अंदाज, तो गोया एक पूरा पैकेज जो है वो माशाल्लाह आपने ज़बरदस्त काम किया। तो अपने इनिशियल डेज़ का और कराची का जो एक सिलसिला है उसके बारे में कुछ कहिए यहाँ पे। यस, कराची बस मैं इस वक्त जो भी हूँ कराची ने मुझे दिया, पहली बात तो ये है। और मैं कराची का शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली आई वाज बोर्न इन रावलपिंडी। मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, जैसे कुरैशी साहब सिंधी हैं, मगर पूरा पाकिस्तान मुझे एज ए कराचीआइट जानता है। बिल्कुल। मैं कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि बहुत से कम लोग हैं जिनको पता है कि मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। जैसे एहसन तुमने अभी शुरू में कहा कि कराची वो शहर है जो सबको समा लेता है। मैं उसके साथ ऐड करना चाहूँगा, कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को फीड करता है। अरे वाह, है कि नहीं? इतना रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा होता है, बहुत प्यार बांटता है। तो मैं वाक़या सुनाना चाहूँगा जी हाँ, जो ज़रूर। इंटरेस्टिंग है जी। मुझे एक्टर बनने का शौक़ था, रावलपिंडी में था, और रावलपिंडी का जो माहौल था वो बहुत गंदा था। जो मेरे दोस्त थे वो सही नहीं थे। सही का मतलब है कि मैले कुचैले, इधर उधर घूमना फिरना, क्लासेस छोड़ना, फिल्में देखना। तो मैं भी उनमें शामिल था और हमको एक्टर बनने का शौक़ था। तो लिहाजा हम चारों लड़कों ने डिसाइड किया कि भाई एक्टर बनना है तो लाहौर जाना है। लाहौर में सारे स्टूडियोज़ हैं। उस वक्त उम्र मेरी थी 13-14 साल। सही। मगर वो देखे ना, वो कहते हैं ना कि हर चीज़ वक्त पे होनी चाहिए। वो वक्त एक्चुअली सही नहीं था, हमारी डिसीजन गलत थी। तो हुआ ये कि हम चारों लड़कों ने डिसाइड किया, मगर हमारे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मेरे वालिद साहब के कुछ पैसे मैंने देखे हैं, उसमें से एक 100 रुपया मैं चोरी करके लाया, और चोरी करके ला के दोस्तों को बताया कि भाई 100 रुपया ले आया हूँ, चलो लाहौर चलते हैं फिल्म में काम करने के लिए। हम एक हलवाई की दुकान पे गए, उससे 2 रुपये के लड्डू लिए, 98 रुपीज़ उसने वापस किए। उसके लिए हमने टांगा किया और सीधा रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पहुँचे, 4 टिकटें कटाई और हम जाके ट्रेन में बैठ गए। अब ये किस्मत की बात है कि मेरे वालिद साहब, हम सदर रावलपिंडी में रहते थे, तो मेरे वालिद साहब उस हलवाई की दुकान के पास से गुजरे तो उसने, हलवाई ने कहा, शेख साहब की हाल है, तुहाडा मुंडा आया सी 100 रुपये का नोट लैके। उन्होंने कहा 100 रुपये का नोट लेके? वो परेशान हो गए। उनकी छठी इसने काम किया, सीधा भागे, घर में आए, अपने पैसे चेक किए तो उसमें 100 रुपया गायब था। वो 100 रुपया गायब। अब उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का जो 100 रुपया लिया है तो ये कहीं भाग के जा रहा है। तो वो आए, अपने चंद दोस्तों को इकट्ठा किया, 2 को अपना टांगा स्टेशन पे भिजवाया, 2 को बस स्टेशन पे भिजवाया, और 3-4 दोस्तों को लेके खुद रेलवे स्टेशन पर आ गए। इत्तफाक से वो रेल अभी चली नहीं थी, खड़ी थी। उन्होंने आखिरी डब्बे से देखना शुरू किया और बीच वाले डब्बे में 4 लड़के लड्डू खा रहे थे, एक्टर बनने लाहौर जा रहे थे। और मेरे वालिद साहब का इतना बड़ा हाथ है, एक हाथ आया मेरी गुद्दी पे और ऐसे मुझे उठाया। तो मुझे उस वक्त होश आया जब मैं अपने घर में उल्टा लटका हुआ था और मुझे दुर्रे पड़ रहे थे। तो वालिद साहब ने सोचा कि यार ये लड़का यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने, मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, ये ट्रामवेज कंपनी जो कराची में ट्रैम्स चलती थी, तो उनके दोस्त थे याहिया साहब, अनवर साहब, उनसे बात की कि भाई लड़के को ठीक करना है। तो उसने कहा ठीक करना है तो कराची लेकर आओ। तो वो मुझे कराची लेकर आ गए और उनका गार्डन में बंगला था, जो ट्रामवेज कंपनी का जो डिपो है उसके पीछे ही, वहाँ पर एनेक्सी में मुझे मेरे अब्बा को उन्होंने कमरा दिया। वहाँ आप ये इब्तदाई जो मेरा दौर था वहाँ देखा उनको कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। पढ़े लिखे लोगों में एक डिफरेंट माहौल था और वहाँ जो पिंडी का माहौल था वो बहुत डिफरेंट था। तो वो लड़का जो 100 रुपया लेकर भाग रहा था, अब वो लड़का
कराची में आके मॉडर्न स्कूल है वो, वहाँ यहाँ पर आकर फर्स्ट आना शुरू हो गया। अब जब फर्स्ट आया तो ऑब्वियसली अब वो जो दिल में ख्वाहिश थी एक्टर बनने की, तो मैंने रेडियो पे जाकर अपना ऑडिशन दिया। मैं 5 दफ़ा फेल हो गया ऑडिशन में फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है तो लिहाजा आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो मुझे 6 महीने का टाइम दिया गया कि ऊंची ऊंची आवाज़ में आपने अखबार पढ़नी है ताकि थोड़ी सी आपकी उर्दू ठीक हो। खैर मैं 6 महीने के बाद आया, मुझे एक जुमला रेडियो के ड्रामे में मिला, वो मैंने किया, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया। अच्छा सॉरी, एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सर, एक फ़िल्म थी जाग उठा इंसान कराची की सर, वो बन रही थी, उसमें मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा, वहीद मुराद, ये सारे थे। हम जो लड़के थे वो कभी कभी जाते थे स्टूडियो, ईस्टर्न स्टूडियो में, तो उन्होंने हमको देखा और हमको एक जीप में बिठा के मंगो पीर की पहाड़ियों पे ले गए और उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पर तुम्हारी शूटिंग है, तुम लोग फिल्म में आओगे। हमने कहा बहुत खुश है। तो वहाँ कोई 10-15 ऊँट खड़े हुए थे, हर ऊँट पे एक लड़की बैठी हुई थी। तो वो जो असिस्टेंट था हसन शेख का, उसने कहा कि भाई इन सब लड़कों को एक एक लड़की के साथ बिठा दो। हमने कहा भाई हमारा तो पैर बन गया, अब वो ऊँट चलेगा, फिल्म में वो स्क्रीन आएगी, मोहम्मद अली साहब गन लेके खड़े हुए थे। अब वो 2-3 रिहर्सल हुई हैं, 2-3 रिहर्सल के बाद डायरेक्टर ने बोला टेक करेंगे। अब जब टेक करने की बारी आई तो असिस्टेंट आया, उसने जो लड़के थे हम सबको दुपट्टा दिया कि ये ओढ़ ले। तो हमने कहा यार ओढ़ लेंगे तो हमारी तो शक्ल नहीं आएगी भाई इसमें। तो कहने लगे नहीं भाई तुम ओढ़ो, ज़बरदस्ती उन्होंने कर दिया। वो शॉट ओके हो गया। हम ऊँट से उतरे, हमने पूछा, मैंने कहा यार भाई ये तुमने क्या किया भाई, हम इतने शौक से आए हैं, फिल्म में हमारा शॉट नहीं आएगा, दुपट्टा तुमने दे दिया। कहता भाई बात यह है कि ये काफ़िला जो था ये औरतों का काफ़िला था, हमारे पास औरतें कम थी तो हमने आपको औरत तो बेसिकली ये आपका पहला शॉट था, पहली फिल्म जाग उठा इंसान थी। तो बहरहाल फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने करम किया, मेहनत की। फिर एक्चुअली जो उर्दू मुझे सिखाई वो कासिम जलाली साहब और फातिमा सुरैया बजिया साहिबा ने। क्या बात, उन्होंने मुझे जब अपने सीरियल ड्रामे में लिया जो जिसका नाम था शमा, उसमें मैं हीरो था, तो उन्होंने मेरी उर्दू को ठीक किया और मुझे बहुत पॉलिश किया। तो मैं उनका शुक्रगुजार। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू शेख साहब। बातचीत जारी रहेगी। मुनव्वर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, हम सबके उस्ताद मोहतरम हैं। और मैंने मुनव्वर अंकल, मैं तो उनको बोलता हूँ, हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, मुनव्वर साहब से बहुत कुछ सीखा। और सबसे ज़्यादा जो सीखा, जो अदायगी लफ्ज़ की, डायलॉग को कहाँ तोड़ना है, किस तरह से थ्रो आप स्पीच जब करते हैं, किस उतार चढ़ाव में गुस्से का इजहार, खुशी का इजहार, तो ये इन लोगों को सुन के और देख के बहुत कुछ सीखा है मुनव्वर साहब से। मुनव्वर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। और कराची से आपका ताल्लुक़ और रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, थिएटर, माशाल्लाह एक भरपूर आपका करियर है। और अभी भी आप एक ज़बरदस्त एनर्जी के साथ सेट पे आते हैं और बेहतरीन काम करते हैं। तो एक तो मुझे ये पहले बताइए कि इस एनर्जी का राज क्या है कि आप हमेशा उस फॉर्म में होते हैं, हंसते मुस्कुराते। दूसरा, मुझे कराची से आपका जो करियर शुरू हुआ, कब हुआ, किस तरह से पहला काम आपने किया, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा जी। देखिए, जो एनर्जी की बात तुम कर रहे हो जी, वो तो ये है कि इंसान को अपने आप को फिट रखने की कोशिश ज़रूर करते रहनी चाहिए। उम्र जी, तो जाहिर है कि एनर्जी भी कम होती जाती है, लेकिन मैंने ये सोचा कि उम्र तो बढ़ रही है, अच्छी खासी हो गई है उम्र मेरी। यानी मैं बकौल जवाहरलाल नेहरू, उनसे किसी ने पूछा कि हाउ ओल्ड यू आर, तो उन्होंने जवाब दिया आई एम 60 ईयर्स यंग। वो ओल्ड नहीं कहते थे अब 60 ईयर्स यंग, सही, 60 ईयर्स यंग। तो मैं भी 84 ईयर्स यंग है माशाल्लाह।
उसकी वजह यही है कि मेरी बीवी सामने बैठी है, ये गवाह है इस बात की कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ, चाहे रात को 2 बजे आया हूँ शूटिंग से, चाहे जिस वक्त भी आया हूँ फजर की नमाज़ के लिए उठता हूँ और उसके बाद थोड़ी सी आंखें बंद करने के बाद फिर एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ। तो मैं अपने तमाम बच्चों और बच्चियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि देखो एक्सरसाइज ज़रूर करो, ये इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो एनर्जी के साथ अपना काम जारी रख सके। तो मैं जो कुछ भी अपना काम अब तक जारी रखे हुए हूँ, 2-2, 3-3 शूटिंग्स, अभी यहाँ से भी करने के बाद जाऊँगा तो शूटिंग पे ही जाऊँगा सीधा, तो वो मैं कर रहा हूँ इसलिए कि एक्सरसाइज ज़रूर करो, नंबर 1। अच्छा, दूसरी बात एहसन ने ये पूछी कि कैरियर, तो कैरियर का ये है कि मैं 1960 में पाकिस्तान आया, उससे पहले मैं हिंदुस्तान में था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पढ़ता था। तो ड्रामों का शौक़, ड्रामा करने का शौक़ बचपन से था, स्कूल के ज़माने से था, करते रहे। लेकिन जब मैं अलीगढ़ आया यूनिवर्सिटी में तो वहाँ पर काफ़ी इसका चर्चा था थिएटर का। तो मैं वहाँ पर एक हुआ करता था इंटरवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सब बच्चे बच्चियाँ तालिब इल्म वहाँ जमा होते थे और 1 महीने का वो फेस्टिवल होता था। उसमें थिएटर भी होता था, उसमें ग्रुप सॉन्ग होता था, उसमें ग्रुप डांस होता था, ये टीमें होती थी। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑडिशन दिया और मैं उसमें कामयाब हो गया और मैं ड्रामे में सिलेक्ट हो गया। वो ड्रामा किया मैंने। खुशकिस्मती ये थी कि उस ड्रामे में मुझे रोल, चूँकि मैं बिल्कुल नया था यूनिवर्सिटी में, तो मुझे जो रोल मिला वो एक छोटा सा रोल था इंस्पेक्टर का। उस ड्रामे का नाम था शाह साहब। वो एक शाह साहब एक ऐसा इंसान है कि जो जेल से भागा है और उसने रूप धार लिया है एक शाह का, यानी कोई मजहबी रहनुमा का, और उसके बाद वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो एक साहब थे जिन्होंने, जो उसके मुरीद हो गए और उन्हें अपने घर पे रखा, नवाब साहब थे। और शाह साहब का कैरेक्टर ये था कि उनके घर पे रह रहे थे और वो अपनी बेटी से उनका निकाह करना चाहते थे, लेकिन ये उनकी बेगम जो थी शाह साहब की, वो बड़ी खूबसूरत थी, ये उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। तो इस किस्म का बेहुदा किरदार था वो, लेकिन वो मैंने बड़ी मेहनत से किया, वो मुझे मिल गया। मिल इसलिए गया कि जिन साहब को वो किरदार मिला था वो बड़े सीनियर आदमी थे, उनसे हो नहीं पा रहा था। तो हमारे जो हिदायतकार थे और जिन्होंने वो ड्रामा लिखा भी था, उन्होंने ये कहा कि तुम बोलो ज़रा, तुम करो। मैंने बोलना शुरू किया, उन्हें पसंद आया, कहने अच्छा तुम करोगे ये कैरेक्टर। वो मैंने किया। खैर वो बड़ा कामयाब हुआ, पसंद किया लोगों ने और मुझे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट उस पर मिला वहाँ। बहरहाल तो वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ और एक ड्रामा मैंने वहीं किया दिल्ली में, जिसका तर्जुमा यहाँ भी हमारे कमाल अहमद रिजवी साहब ने किया था। वो वहाँ पर मैंने किया, रामू की मासी, खालिद की खाला के नाम से यहाँ हुआ था। सही। बहरहाल ये मैंने किया और 60 में मैं पाकिस्तान आ गए। हम सब लोग, अब्बा अम्मी बहनें भाई सब पाकिस्तान आ गए। बीएससी का इम्तहान मैंने दे दिया था। पाकिस्तान आने की वजह भी ये थी कि फ़िल्म का शौक़ मुझे हो गया था कि मैं फ़िल्म में काम करूँ। अब थिएटर तो कर ही रहा था। तो मेरे एक चचा थे कमाल मरोहवी, जी हाँ, उनको मैंने ख़त लिखा कि मैं आना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे मुझे एप्रिसिएशन मिला है थिएटर में, तो मैं चाहता हूँ कि आ जाऊँ फिल्म में। उन्होंने कुछ 4-5 फिल्म के जो लोग थे उनसे बात की मेरे बारे में और मुझसे ये कहा, ख़त व किताबत होती थी, मुझसे ये ख़त लिखा कि मुझे कि देखो
यहाँ जो फिल्म में के लिए लोग आते हैं वो अगर कामयाब ना हो तो वो सड़कों पर रुल जाते हैं। तो तुम वादा करो कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बीएससी कर रहा था, तो तुम अगर मैंने देखा कि तुम कामयाब नहीं होगे तो तुम जाके इंजीनियरिंग कर लोगे। मैंने वादा कर लिया, लेकिन उन्होंने इस खौफ से कि मेरे अब्बा चूँकि उनसे बड़े थे उनको भी लिख दिया और कहा कि उसने वादा कर लिया है मुझसे, अगर न चला तो वो इंजीनियरिंग कर लेगा। अब मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली में था, अभी बॉम्बे जाने का नहीं हुआ था, बन रहा था। तो मुझे एक तार आया, तार उस ज़माने में आता था तो समझो कि बड़ा हंगामा हो जाता था। टेलीग्राम मुझे आया कि रीच इमीडिएटली अमरोहा, 80 मील दूर था। मैं चला और मैंने कहा अल्लाह खैर करे। मैं आ गया घर, आके अम्मी हमारी दोस्त थी, अब्बा से ज़रा परहेज़ था। तो अम्मी से मैंने कहा कि अम्मी क्या बात है कि तार आया है, खैरियत है? यहाँ तो मुझे सब खैरियत नज़र आ रही है। कहले हाँ तुम फिल्मों में जा रहे थे? मैंने कहा जी ख्याल तो था। तो तुम्हारे अब्बा को लिख दिया है चंदन ने, कमाल साहब का नाम घर में चंदन लिया जाता था, चंदन ने लिख दिया है और उन्होंने तय किया है सारी जायदाद वायदाद ये वो घर सबका सौदा कर लिया और हम जा रहे हैं पाकिस्तान। मैंने कहा अच्छा लीजिए, हम उठ के पाकिस्तान आ गए। लेकिन मुझे ये अफसोस रहा कि जब मैंने वादा कर लिया था तो मुझे जाने देते, कोशिश तो करने देते। नतीजा ये हुआ कि हम आके PIB कॉलोनी में रहे, बाहर की तरफ एक कमरा था, उस कमरे पे मेरा कब्ज़ा था और मैं उस कमरे में ही रहता था, वहीं से निकलता था चला जाता था, फिर रात को आके वहीं सो जाता था। घर से तकरीबन लाताल्लुक़ सा हो गया था। तो कुछ साल तकरीबन इस अंदाज से गुजार दिया। तो मेरे अब्बा ने एक दिन मुझे बुलाया, वो उनका कमरा ऊपर था, बुलाया और मुझसे कहा कि बैठो। सादिक़ैन साहब बड़े मशहूर जी हाँ जी हाँ जी आर्टिस्ट, वो मेरे उस्ताद भी रह चुके थे। स्कूल में जब मैं था अमरोहा में तो वहाँ ड्राइंग टीचर थे वो। उन्हें बहुत शौक़ था बचपन से ही तस्वीरें बनाने का, लेकिन उनके पास कलम ख़रीदने को पैसे नहीं होते थे, तो वो ज़मीन में कोयले से तस्वीरें बनाते रहते थे। तो ख़ानदान वालों ने सबने कह दिया कि भाई ये तो अब बेकार हो गया, सादिक़ैन तो ये तो खून थूक थूक के मर जाएगा, ये तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब अल्लाह ने उन पर करम किया और वो पेरिस गए और उनकी वो नुमाइश हुई और बड़ी कामयाब हुई, बेशुमार जायदादें उन्होंने ख़रीद ली, गरज के वो बड़े कामयाब हो गए। तो अब्बा ने ये बताया कि देखो ये हुआ, अगर वो कामयाब ना होता तो खून थूक थूक के मर जाता, तुम बताओ तुम कामयाब हो जाओगे? मैंने कहा मैं वादा तो नहीं कर सकता कि कामयाब हो जाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करम कर देगा। कह रहे नहीं फिर तुम ऐसा करो कि तुम बड़े हो घर में, अभी 3 महीने और हैं इनकी शादियाँ होनी है, तो मैं हूँ नहीं हूँ तो तुम संभालना है, कैसे संभालोगे तो कुछ कर लो। मेरी बात समझ में आई, मैं चला गया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी यहीं कराची, जाके मैंने एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की और वहीं मुझे चूँकि BSc का बैकग्राउंड था तो वहाँ मैंने टॉप भी कर लिया। वहीं मुझे मुलाजमत मिल गई कॉलेज में, मैं पढ़ाता रहा और जिस साल मैंने किया है 67 में, उसी साल वो शुरू हो गई टीवी शुरू हो गया कराची में। फिर टीवी हमने शुरू कर दिया, रेडियो में कर रहा था, थिएटर में कर रहा था, टीवी भी कर दिया शुरू। गरज के इस तरह से शुरू हुआ कैरियर मेरा, वहाँ से शुरू हुआ हिंदुस्तान से और यहाँ माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। चूँकि हमारे पास वक्त की कमी भी है, सेशंस चल रहे हैं, मैं चाहूँगा कि जाने से पहले आप तीनों से रिक्वेस्ट करूँगा, मुनव्वर साहब आपसे भी, शेख साहब आपसे, कुरैश साहब आपसे भी, कि आजकल की जो यूथ है और वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं इसी फील्ड से रिलेटेड, तो कोई यंग लोगों के लिए या जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं भी हैं, आप लोगों का इतना तजर्बा है माशाल्लाह, इतना ही कामयाबी समेटी है, आपने इतना काम किया है और आज तक आप तीनों मिसाल हैं कि
अभी तक काम कर रहे हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ अपने मुल्क के लिए भी कर रहे हैं, मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं, तो क्या मैसेजेस देना चाहेंगे हमारी यूथ को? जी मुनव्वर साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, एक दीवानगी होनी चाहिए, और वो मोहब्बत से पैदा होती है। तो मोहब्बत कीजिए अपनी ज़बान से, अपने शहर से, अपने मुल्क से, और पूरी कोशिश करके उसको कामयाब तरीन बनाने की कोशिश करें। बहुत खूब, बहुत। जी जावेद शेख साहब। मैं कहूँगा जो हमारे नौजवान हैं, लड़के लड़कियाँ, अपने अंदर वो इन्होंने जैसे कहा कि जुनून पैदा करना चाहिए, तो मैंने एक ऐसे बनाया हुआ है कि उनके अंदर 3 P's होनी चाहिए। P, नॉट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। P फॉर पैशन, P फॉर पेशेंस, एंड P फॉर पंक्चुअलिटी। वाह क्या बात है, पैशन, पेशेंस एंड पंक्चुअलिटी। बहुत खूब, बहुत खूब। जी कुरैशी साहब। पी तो बहुत कुछ हो, लेकिन बात यह है कि ये सेशन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और हमें उस इंडस्ट्री के एक्टर के हवाले से ये एज़ाज़ बख्शा गया है कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में सेशन को मुनक़िद किया गया है। वो उस इंडस्ट्री की तरफ से जो आजकल इंडस्ट्री है ही नहीं। कहाँ है इंडस्ट्री? वो इंडस्ट्री जो दौर था, साल में 150 से लेकर 200 फिल्में बनती थी, करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्री ने हुकूमत के ख़जाने में दिए। हमने, जावेद शेख ने, मुनव्वर सईद ने और फनकारों ने अपनी जेब से लाखों रुपए इनकम टैक्स दिया है। सब कुछ बंद हो गया, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। फिल्म इंडस्ट्री, मेरा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये मुतालिबा है सिंध हुकूमत से भी और वफाकी हुकूमत से भी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए कुछ किया जाए। बहुत खूब, और हमारी जो यूथ है वो कोई पढ़ी नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है, लेकिन वो अपने तौर पर बहुत कुछ सीखा हुआ है उन्होंने। जी हाँ, सब कुछ आता है उनको, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, एनिमेशन का सिलसिला आता है, ग्राफिक्स का सिलसिला आता है। बच्चे हैं जो मोबाइल को अच्छी तरह ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर को। जी मोबाइल तो बहुत हमें नहीं आता लेकिन उन जो यूथ है उन टैलेंट से इस्तेफादा करने के लिए मौक़े फराहम किए जाएं। आखिर में दुआ है इस मुल्क के लिए, सदा बहार रहे मेरा पाकिस्तान यूं ही, हवाए अमन चले, दिल की हर कली खिल जाए, वो लोग जो इसकी बका के लिए है सरगर्दां, मेरी दुआ है उन्हें मेरी ज़िंदगी मिल जाए। वाह 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 वाह, बहुत खूब। सुहेल बड़ाइद साहब मेरे बड़े फेवरेट, हमारे सबके बड़े प्यारे फेवरेट जर्नलिस्ट भी हैं और होस्ट ज़बरदस्त हैं, यूनिक अंदाज़ है, हमें छुप छुप के वहाँ से देख रहे हैं, उनको भी सलाम पेश करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, इस सेशन का बहुत शुक्रिया। जावेद शेख साहब, मुनव्वर सईद साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच। ज़ोरदार तालियाँ, ज़ोरदार तालियाँ, थैंक यू।